नमस्कार। आज शिक्षण के कौशलों के अंतर्गत, माइक्रो टीचिंग के कौशलों के अंतर्गत हम लोग पुनर्वलन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यह सर्वविदित है कि कोई भी मनुष्य जो सुखानुभूति होती है, जो सुख होता है, उसको बार बार याद करना चाहता है। अर्थात उसके जीवन में कुछ ऐसे पल, ऐसे क्षण आए होंगे जो उसे आनंद प्रदान करते होंगे, जो उसे सुख प्रदान करते होंगे। ऐसे क्षणों को वह बार बार याद करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पल उसके जीवन में आए होंगे जो कि दुखानुभूति लाए होंगे, दुख लाए होंगे। ऐसे पलों को वह याद नहीं करना चाहता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्किनर, थॉर्नडाइक, स्किनर और हल महोदय ने इस अनुभूतियों का प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अर्थात आप कह सकते हैं शिक्षण के क्षेत्र में किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और पुनर्वलन को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, वो किसी सड़क पर चल रहा है, रोड पर चल रहा है, तो वो कहीं अगर भोजनालय लिखा है तो उसकी तरफ वह आकर्षित होता है, क्योंकि वह अपने नीड को पूरा करना चाहता है। आपने नीड ड्राइव और प्रोत्साहन, आवश्यकता चालक और प्रोत्साहन के विषय में पढ़ा होगा। वह उसे भूख की संतुष्टि अपने भोजन के द्वारा करना चाहता है। अर्थात इस प्रयोग से स्किनर साहब यह दिखाना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, वह अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनसे वह कुछ न कुछ सीख लेता है। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि यदि कोई प्राणी को उसकी प्रगति के बारे में ज्ञान करा दिया जाए, यदि किसी विद्यार्थी को उसकी प्रगति के बारे में, उसकी अचीवमेंट या उपलब्धि के बारे में ज्ञान करा दिया जाए, तो उस समय उसे पुनर्बलित किया जा रहा होता है। जैसे उन्होंने अपने प्रयोगों में भी उन्होंने किया, थॉर्नडाइक महोदय या आपने देखा जो है स्किनर या पाउलो महोदय ने, कि प्राणी को जब भूख लगी और भूख लगने के पश्चात जब बेल को दबाया गया और उसके बीच कंडीशनिंग की गई, तो अगर बेल दबाने पर उसको भोजन तुरंत दे दिया जाता है तो उसकी भूख की संतुष्टि पूरी हो जाती है। अर्थात वह उस क्रिया को बार बार करने लगता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर चंद समय में, चंद सेकंड में ऐसा नहीं होता, उसको भोजन नहीं दिया जाता है, तो निश्चित ही यह प्रक्रिया ढीली पड़ जाती है, इसमें कमी आ जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति में भी जो बालक है वह स्वच्छंद होकर जब अध्ययन करता है तो समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा जब वह अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करता है, जब वह अच्छे मार्क्स लाता है, तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको मेडल दिया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, जिससे वह बालक पुनर्बलित होकर अपने अध्ययन में और रुचिपूर्वक लग जाता है। अर्थात वह मन से अध्ययन करने लगता है। यदि इनकी परिभाषाओं को देखा जाए, पुनर्वलन की परिभाषाओं को देखा जाए, तो स्किनर महोदय ने बताया कि पुनर्वलन एक पर्यावरणीय घटना है। जब कोई किसी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, या आप कह सकते हैं किसी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, जब किसी व्यक्ति को ऐसे सुखकारी उद्दीपक दिए जाते हैं जिससे उसकी अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के उद्दीपक को पुनर्वलन कहा जाता है। और जो ये उद्दीपक होते हैं इनको पुनर्वलक भी कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए या दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो पुनर्बलन वे घटनाएं हैं जो अनुक्रिया की दर को बढ़ाने में सहायक साबित होती हैं, सहायक सिद्ध होती हैं। अर्थात सीखने की जो अनुक्रिया होती है उसको ये बढ़ा देती हैं। कौन? पुनर्बलन। अब यहां पर बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि पुनर्बलन और पृष्ठपोषण, रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक, दो शब्द आते हैं। दोनों में आपस में कहा जाता है कि ये लोग प्राय इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। उन अंतरों को भी हमें जानना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जो पृष्ठपोषण है यह बालक के व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करता है, अर्थात सुधार करने में सहायक होता है। पृष्ठपोषण बालक के व्यवहार में सुधार करने में सहायक होता है, जबकि पुनर्बलन बालक के व्यवहार में मजबूती लाने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट अंतर है। व्यवहार में सुधार लाने में सहायक होता है, इंप्रूवमेंट करता है, और यह व्यवहार को बार बार प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, जिसके कारण उसमें मजबूती आ जाती है, अर्थात सीखने में स्थायित्व आ जाता है। त्रुटियों को छोड़कर बालक चीज जो ज्ञान होता है उसको स्थायी रूप से सीख लेता है। और अंदर अगर देखें तो जो फीडबैक है या पृष्ठपोषण है यह प्रशिक्षण की सेटिंग से संबंधित होता है, टीचिंग ट्रेनिंग से संबंधित होता है, ट्रेनिंग की सेटिंग से। और आप कह सकते हैं कि जो रेनफोर्समेंट है यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित होता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित होता है। फीडबैक संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है, पृष्ठपोषण जो है कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होता है, जबकि पुनर्बलन अनुभवात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। इस तरह से हम लोग फीडबैक और रेनफोर्समेंट में डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सन 1977 में वर्मा ने एक प्रयोग कक्षा 11वीं के छात्रों के ऊपर रेनफोर्समेंट से संबंधित किया। उन्होंने देखा कि जब छात्र कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय उनको बीच बीच में पुनर्बलन दिया गया और उनके रिजल्ट को देखा गया, तो यह पाया गया कि पुनर्बलन के द्वारा उनका जो उपलब्धि स्तर होता है, अचीवमेंट लेवल है, वह अधिक पाया गया। इसी प्रकार प्रसाद और जैन ने भी 1977 और 1978 में पुनर्बलन के प्रयोग को किया, और वो लोग भी इन्हीं बातों से सहमत हुए कि पुनर्बलन जो है वह किसी भी अनुक्रिया को सबल या निर्बल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। अभी हमने इसकी प्रस्तावना, अर्थ और परिभाषा को जाना। अब हम जानते हैं कि पुनर्बलन के प्रकार, जैसा कि हम लोग ने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि पुनर्बलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसको हम धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन या ऋणात्मक आप कह सकते हैं पुनर्बलन भी कहा जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी इंग्लिश में कहते हैं। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है वह बालक की जो अनुक्रियाएं होती हैं उन अनुक्रियाओं को की प्रायिकता की दर को बढ़ा देता है। जैसे बालक अगर अध्ययन कर रहा है या कोई टेस्ट दे रहा है और टेस्ट के बाद, या आप यह भी कह सकते हैं कि कक्षा में आपने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर कोई छात्र सही दे रहा है
और आप उस छात्र की प्रशंसा कर देते हैं, शाबाशी दे देते हैं, उसको कोई पेन दे देते हैं या कोई टॉफी दे देते हैं और उसको जो है उसकी प्रशंसा आप कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि वह बालक, आप जब भी प्रश्न पूछेंगे तो वह जो है बार बार अनुक्रियाएं देगा और सही अनुक्रियाएं देगा। इसे हम सकारात्मक पुनर्वलन की श्रेणी में रखते हैं। नकारात्मक पुनर्वलन वह पुनर्वलन होता है जो कि वांछित अनुक्रिया की दर को बढ़ा देता है। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि दंड और ऋणात्मक पुनर्वलन दोनों में आपस में अंतर है। दंड जो होता है वह अवांछित अनुक्रिया की दर को, की प्रायिकता को कम करता है और जो ऋणात्मक पुनर्वलन होता है ये वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता को बढ़ा देता है। जैसे कोई भी छात्र कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, उसमें कोई एक छात्र कक्षा में बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। शोर करने के कारण शिक्षक उस छात्र को 2 दिन के लिए क्लास से निष्कासित कर देता है। छात्र निष्कासन के स्वरूप कक्षा में नहीं आता। उसको जो क्लास में और छात्र होते हैं, शांत वातावरण में पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात आपने दंड का असर देखा कि दंड के कारण जो है दंड जो है उस छात्र को दिया गया, इसलिए उसको 2 दिन के लिए कॉलेज से या कक्षा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जो छात्र शांत होकर अध्ययन कर रहे थे उन छात्रों को कक्षा में बनाए रखा गया। अर्थात आपने देखा कि जो वांछित अनुक्रिया है उसकी दर को ऋणात्मक पुनर्वलन ने बढ़ाया, लेकिन दंड ने अवांछित अनुक्रिया, जो छात्र निकाला गया वो अवांछित अनुक्रिया कर रहा था, उसके दंड के द्वारा उस अनुक्रिया में कमी लाई थी। इस प्रकार से हम दंड और ऋणात्मक पुनर्वलन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे कोई छात्र को कोई शिक्षक कोई कविता को याद कराना चाहता है और उस कविता को याद करने के लिए, उच्चारण करने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए छात्र को बीच बीच में जो है वह शिक्षक शाबाशी देता है, कभी टॉफी इत्यादि देता है। तो इस तरह से वह छात्र धीरे धीरे एक छोटी सी बड़ी कविता को भी धीरे धीरे सही उच्चारण के द्वारा सीख लेता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, सही उच्चारण किया जा रहा है, यह प्रतिक्रिया है, और छात्र को जो शाबाशी दी जा रही है या कोई टॉफी इत्यादि दिया जा रहा है, यहाँ पर वह पुनर्वलन का कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, कुछ पुनर्वलन के सिद्धांत। पुनर्वलन के सिद्धांत के अंतर्गत उत्साहवर्धन पहला टॉप पॉइंट है। मतलब यदि हम छात्रों को अध्ययन के समय कक्षा में बीच बीच में शाबाशी देते रहें, उनको पुरस्कार देते रहें, उनके उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिख दें या सिर हिलाकर जो है हम उनकी बातों को स्वीकार भी कर लें, तो इस प्रकार से हम छात्रों का उत्साहवर्धन करके उनके अंदर पुनर्वलन जागृत करके उनके अधिगम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दूसरे सिद्धांत के रूप में अगर देखें तो पुनर्वलन की विविधता आती है। अर्थात हमें कभी भी जब भी पुनर्वलन का प्रयोग करना हो तो पुनर्वलन में विविधता होनी चाहिए। मतलब एक ही प्रकार के पुनर्वलन हमें बार बार नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे नीरसता आती है और बालक के सीखने में कमी आती है। इसलिए हम जब भी
पुनर्बलन दें, तो जो पुनर्बलक हैं, ट्रेंड फोर्सेस, जो भी पुनर्बलक हैं, उन अत्यधिक पुनर्बलकों का जो है वेरिएशन के साथ प्रयोग करें। पुनर्बलनों की आवृत्ति, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट इसका प्रिंसिपल्स है पुनर्बलनों की आवृत्ति। हमें कभी भी जब भी हम कक्षा में पुनर्बलन दें तो हम अत्यधिक पुनर्बलन न दें। कहने का मतलब कि बार बार हम जो है पुनर्बलन न करें। पुनर्बलनों की आवृत्ति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है पुनर्बलन की दर जो है, उसके प्रायिकता जो है उसकी घट जाती है। आगे हम देखें पुनर्बलन एवं प्रतिक्रिया के मध्य संबंध, समय का संबंध, मतलब कि पुनर्बलन और प्रतिक्रिया के मध्य जो है समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इसे सतत पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन में बांटा गया है। कि मतलब कोई भी कार्य अगर छात्र कर रहा है, कोई नई चीज सीख रहा है, तो जब वह या आपके प्रश्नों का सही उत्तर जब वह दे रहा है कक्षा में, तभी हमें छात्र को तत्काल पुनर्बलन दे देना चाहिए। उसमें अत्यधिक लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये सतत पुनर्बलन है, लगातार पुनर्बलन हम देते रहे। और असतत मतलब कि जैसे आप जो है कोई बड़ी कहानी या कुछ ऐसे पैराग्राफ को वो बता रहा है, तो हमें जो है बीच बीच में कुछ ऐसे संकेतकों का प्रयोग करना और लास्ट में जो है उनको पुनर्बलन देना चाहिए। इस तरह से हमें पुनर्बलकों और समय के बीच संबंध को ध्यान रखना चाहिए। पुनर्बलक की उपयुक्तता, आप कह सकते हैं पुनर्बलकों की उपयुक्तता, मतलब कि आप जो भी पुनर्बलन का यूज कर रहे हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो, उन पुनर्बलकों को छात्रों के आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर देना चाहिए। जैसे छोटे छात्रों को आप जो है तत्काल पुनर्बलन दें। आप बड़े छात्रों को देर से भी देते हैं तो कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे छात्रों को आपने अगर प्रश्न पूछा कक्षा में या आपने कोई कार्य करने के लिए दिया उसको और वो तुरंत किया, उससे वो सीखा, उसको आपने टॉफी दिया, कोई पुरस्कार या कोई आपने पेन इत्यादि दिया, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पुनर्बलन को हम उपयुक्त रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है पुनर्बलन के घटकों की, कंपोनेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट स्किल। जैसे आप इसे कह सकते हैं, कई कंपोनेंट है जो कि आपके लेसन प्लान में लगभग 11 कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग। स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग कहने का मतलब कि बालक अगर कोई बात कह रहा है, प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है, तो उस समय आपको चाहिए कि आप बालक के सही प्रश्नों के उत्तर को स्वीकार करें। छात्रों के सुझावों का समर्थन, दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा कौशल है छात्रों के सुझावों का समर्थन। अगर कोई भी आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें छात्र उत्तर दे रहा है, अर्थात वह कई प्रकार के सुझाव दे रहा है, आप अगर उसके सुझावों का समर्थन करते हैं तो वह भी एक प्रकार का जो है पुनर्बलक है, अर्थात यह एक प्रकार का घटक है पुनर्बलन कौशल का। अगर आप देखें कि छात्र कोई प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, उसके छात्र के जो उत्तर है उसमें जो प्रमुख बिंदु है, जो उसकी मौलिकता है, उसको अगर आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो वह भी एक तरीका है छात्र को पुनर्बलन देने का। अर्थात यह भी अगर आप देखें, छात्रों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, यह भी एक जो है पुनर्बलन का तरीका है।
और इसे आप देकर पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है अगली, इसका पॉइंट जो है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। मतलब कि ऐसे शब्दों का प्रयोग, शाब्दिक कह रहा है मतलब जो भी पुनर्बलन दिया जाएगा वो शब्दों के रूप में दिया जाएगा, जिससे कि छात्र सुखद अनुभूति करे और वह अपनी अनुक्रियाओं को बार बार करे। जैसे उसको शाबाश बोलना, प्रश्न आप पूछ रहे हैं, अगर प्रश्नों का वो उत्तर दे रहा है, उसको शाबाश बोलना, ठीक है बोलना, सही बोलना या जी हाँ बोलना, बहुत अच्छा बोलना, आगे बढ़ो, ठीक कर रहे हो। ऐसे शब्दों को अगर आप ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग तत्काल जो है प्रश्नों के उत्तर के बाद करते हैं तो बालक को आप उस समय पुनर्बलित कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग करना। धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग करना मतलब कि अशाब्दिक शब्द नहीं होगा, संकेत होंगे। संकेतों के द्वारा यदि आप धनात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं, आपने छात्रों से कोई प्रश्न पूछा, छात्र जो है उसका उत्तर सही दे रहा है, आप सिर हिला दे रहे हैं। इस प्रकार से अगर सिर हिलाकर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वह सही उत्तर दे रहा है, या आप जो है उसके पास जाकर मतलब धीरे से आप उसके पास जाते हैं या आप उसकी पीठ को थपथपाते हैं, इस प्रकार से आप जिन पुनर्बलकों का प्रयोग कर रहे हैं वह धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन होता है। इसमें छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना भी आ सकता है। अब बात आती है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन मतलब कि स्किनर ने नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन को हटा दिया था, क्योंकि ऐसी कंडीशन आई थी जिसमें कि नकारात्मक पुनर्बलन देने से जो है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था। जैसे दंड, कोई बालक ऐसा होता है कि कक्षा में वो नहीं आना चाहता है और कक्षा में आकर डिस्टर्ब करता है और उसके बाद टीचर उसको 2 दिन 4 दिन के लिए क्लास से बाहर कर देता है। वो प्रसन्न हो जाता है, चलो अब कक्षा में नहीं जाना पड़ेगा, बाहर वो खेलता है, मस्त रहता है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको उन्होंने हटा दिया। लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है स्किल में के अंतर्गत नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसको कोई हमें बहुत ही रेयर केस में देना है, नहीं तो नहीं देना है। जैसे बालक कोई प्रश्न का आपने बालक से कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे रहा है, आपने उसको नहीं बोल दिया, उत्तर कोई दिया नहीं, सही नहीं है, ठीक नहीं है, निरर्थक है, अच्छा नहीं है, गलत है, अशुद्ध है, ऐसी वाक्यांशों का, ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय जो है आप नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दे रहे होते हैं। अब बात आती है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। यह भी इसका कंपोनेंट है, अर्थात अशाब्दिक, जहां पर हम केवल संकेत के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे आप जो है कोई प्रश्न का उत्तर छात्र से ले रहे हैं और छात्र उत्तर दे रहा है और गलत दे रहा है, आप सिर ऐसे हिला दिए, तो इस तरह से वो समझ जाएगा कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। यह नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। या वो शोर मचा रहा है या कुछ प्रॉब्लम पैदा कर रहा है या सही उत्तर नहीं दे रहा है, आपने आंख जो है चौड़ी कर ली, भाव भंगिमा आप बनाने लगे, मुंह आपका लाल हो गया, इस तरह से आप उसको नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दे रहे होते हैं। यदि आप छात्रों की उपेक्षा करते हैं, वह भी नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। आप छात्र से दूर हटते हैं, किसी छात्र से आप बात नहीं करना चाहते, दूर हट रहे हैं, उस समय भी आप उसको नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दे रहे होते हैं। अब बात आती है पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग
इसका अगला कंपोनेंट है, अगला घटक है इस पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग। अगर हम देखें तो हम जो भी पुनर्बलकों का प्रयोग कर रहे हैं, उन पुनर्बलकों का प्रयोग एक निश्चित सीमा तक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप प्लान बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, तो जितने प्रश्न बनाए उन सभी प्रश्नों में आपने सब पे पुनर्बलन देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसका समुचित उपयोग कहने का यही शाब्दिक अर्थ है कि आप जो है उचित मात्रा में उसका प्रयोग करें। आप जानते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने का वहाँ फायदा नहीं है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा आप अगर पुनर्बलन देने लगेंगे तो पुनर्बलन की प्रभावहीनता उसमें आ जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगा, उसका कोई सार्थक मूल्य नहीं निकलेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग हमें करना है अपने पाठ्य योजना में या कक्षा शिक्षण करते समय। अब बात आती है शब्द संकेत का प्रयोग, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्बल क्लू। एक्स्ट्रा वर्बल क्लू शब्द संकेत का प्रयोग, मतलब कि कोई कहानी या कोई आपने प्रश्न पूछा और डिटेल आंसर दे रहा है, आप बीच में की आवाज करते हैं या हाँ करते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, वो पूरे उत्तर को अपने पूरा करता है, जो भी वो सुझाव या सलाह या प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप उस समय एक्स्ट्रा वर्बल क्लू दे रहे होते हैं, यह भी एक पुनर्बलन है। समीपता, इसके पुनर्बलकों में या घटकों में समीपता भी आती है, मतलब कि आप छात्र के समीप प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो जाते हैं, तो उससे उसे बहुत अच्छा लगता है, और अगर वह सही उत्तर दे रहा है और आप उसके पीठ को थपथपाते हैं तो उस समय आप उसको पुनर्बलन दे रहे होते हैं। यह भी पुनर्बलकों की एक घटक के रूप में आता है। अतः हम देखें तो हमें कुछ सावधानियां भी पुनर्बलकों का प्रयोग करते समय करनी चाहिए। जैसे जब भी हम पुनर्बलन दें, कभी कभी होता है कि हम पूरी कक्षा को पुनर्बलन देते हैं एक साथ। अगर किसी कक्षा से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि इस कक्षा के छात्र बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, तो उस समय हम सामूहिक रूप से पुनर्बलन दे रहे होते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से हम चाहे तो छात्र को खड़ा करके व्यक्तिगत रूप से भी उसको पुनर्बलन दे सकते हैं, सामूहिक रूप से भी हम पुनर्बलन दे सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि पुनर्बलन, जो सावधानियों के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, कि पुनर्बलन और प्रतिक्रिया, पुनर्बलक और प्रतिक्रिया के बीच में बहुत ही अल्प समय होना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव उसके ऊपर तुरंत पड़े, नहीं तो वह पुनर्बलक प्रभावहीन हो जाएगा और आपके सीखना या लर्निंग जो आप कराना चाहें, जो अनुक्रिया आप कराना चाहते हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा थॉर्नडाइक ने, बिल्ली जो है दौड़ रही थी, भूखी थी पिंजड़े में, और वो जो है जब चिटकनी को दबाती है तो खुलता है लीवर, वो खुलता है और बाहर तुरंत जाती है, मांस के टुकड़ों या अपने भोजन को लेती है। तो मतलब कि अनुक्रिया अगर हो रहा है तो उसी अनुक्रिया के तहत अगर आपने पुनर्बलन दिया तो उसका बहुत ही सार्थक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और उसका प्रभाव अस्थायी होगा। हमें बहुत अधिक पुनर्बलकों को नहीं देना चाहिए, मतलब कि हर बात पे शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ो, ऐसी चीज़ों को हमें हर समय नहीं देना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुनर्बलकों का और प्रयास करना चाहिए कि शाब्दिक पुनर्बलक ज़्यादा दिए जाएं, शाब्दिक के साथ साथ धनात्मक पुनर्बलन ज़्यादा दिए जाए, अशाब्दिक पुनर्बलकों की संख्या कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप लोगों को एक पाठ्य योजना प्रोवाइड की जाएगी
और उस पाठ्य योजना के अंतर्गत जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्री, कंपोनेंट ऑफ स्किल्स, उसके साथ जो है जो आप फॉर्मेट बनाते हैं उस तरह से आप उनमें इन चीज़ों का यूज करेंगे। इसमें ज़्यादातर 4, 5, 6 और 11 ऐसे पुनर्वलकों का प्रयोग कंपोनेंट का किया गया है, जो कि आप घटक के अंतर्गत, कंपोनेंट के अंतर्गत अपने सारणी में लिखेंगे। इस तरह से अगर हम लोग सारांशतः देखें तो पुनर्वलन छात्र के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में दैनिक जीवन भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना पुनर्वलन के सारी चीज़ें रुक जाती हैं और उस तरह से नहीं चल पाती हैं जैसा चलना चाहिए। अतः छात्रों को, शिक्षक को चाहिए, आप एक ट्रेनिंग टीचर हैं, जब भी आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो उस समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों से जब प्रश्नीकरण स्किल के तहत आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको पुनर्वलन अवश्य दें। पुनर्वलन देने से वो अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं और वह जो है सही प्रतिक्रियाओं को करने लगते हैं और जो त्रुटियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, वो धीरे धीरे उसको छोड़ने लगते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने पुनर्वलन कौशल के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए धन्यवाद।